आज लॉकडाउन के 25 दिन बीत चुके हैं। समय के पांव में मानो कांटा सा लग गया है। बाहर बालकनी में बैठे बरसों बाद आज हूबहू वैसा ही चित्र मेरी आंखों के सामने मोबाइल पर आ गया था। मैं अपनी 60 साल बहुत पीछे उम्र के उस दौड़ते भागते बचपन में मां के मायके की गलियों में जा पहुंची हूं, जहां नाना जी के घर जाने का मुख्य आकर्षण केंद्र उनका कमरा होता था। उस कमरे में ढेर सारी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से दीवार सजी हुई थी। एक और लकड़ी के खोखे नुमा अलमारी में ढेर सारे देवी देवता विराजे हुए होते। दूसरी ओर अलगनी में बगलों के पंख सरीखे धोती कुर्ते टंगे होते। अलमारी में भागवत, कथा पुराण, कल्याण मासिक पत्रिका, रामचरितमानस, सूरसागर, दुर्गा सप्तशती जैसी धार्मिक पुस्तकें शोभा बढ़ा रही होती। नाना जी बहुत सरल स्वभाव के थे। शायद इसलिए यदि किसी बात पर क्रोध आता तो वो आपा भी खो बैठते। स्वर्गीय नानी जी की एक बड़ी सी तस्वीर थी जिस पर प्रायः अगरबत्ती से पूजा करते थे। उस कमरे में एक लोहे का बड़ा सा बक्सा भी था जिसमें अक्सर ताला लगा होता। एक बार अम्मा ने नाना जी का बक्सा साफ करके फिर से जमाया था। मैं भी देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाई और अम्मा के साथ आ चिपकी थी। पहली बार देखा था नाना जी नानी जी की ढेर सारी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें। फिर अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले थे जब एक फोटो पर उनका हाथ पड़ा। एक बड़ी सी हवेली के पीछे शमशान घाट जैसी जगह पर जलती बुझती चिताओं के साथ इक्का दुक्का लोग शामिल दिखाई दे रहे थे। तब तक नाना जी भी आ गए थे। उन्होंने अम्मा को रोते हुए देख लिया था। बस वे भड़क उठे थे। अम्मा से वो तस्वीर छीन ली थी और ऊंचे स्वर में बोल रहे थे, शीतला, इस बक्से को कोई हाथ नहीं लगाता, लेकिन तुम जब भी मायके आती हो हाथ लगाए बिना नहीं रहती। अरे मैं जैसा हूं, जिस हाल में हूं, अच्छा हूं। मेरे लिए इतना आंसू बहाने की जरूरत नहीं। अम्मा भी रोते रोते कमरे से बाहर हो गई और मैंने भी कदम बढ़ाए। सहसा नाना जी की आवाज ने पैरों में चुंबक चिपका दी थी। अब ये अर्चना कहां चली? अरे तुम इधर आओ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। नहीं नाना जी, आपसे डर लगता है। आप हमारी अम्मा को क्यों डांट रहे थे? मुझ में भी शायद कराल काली सा जोश आ गया था। लेकिन उसके बाद देवी प्रसन्न भी शीघ्र हो गई थी, क्योंकि उनके थैले पके हुए आमों से भरे हुए थे। अगले दिन ही हमारी वापसी थी और शायद नाना जी से अंतिम मुलाकात भी। नाना जी के अंतिम संस्कारों के बाद कमरे से सभी चीजें बाहर दान में निकाली जा रही थी। उनके सारे देवी देवताओं को पंडित जी ने पहले ही मांग लिया था। उस तथाकथित बक्से का नंबर भी आया था। उसमें कुछ खास कीमती कोई सामान नहीं था, लेकिन तस्वीरों की भीड़ में एक बार फिर वही तस्वीर सामने थी। आज सभी ने ध्यान से उसे देखा था और एक बात तो सभी ने नोट की थी। उसमें एक नवयुवक नाना जी जैसा ही हूबहू दिख रहा था। तभी एक बंद लिफाफा भी दिखा। उसे खोलकर जब पढ़ा गया तब समझ में आया कि हमारे नाना जी आखिर क्यों हाथ लगाने से उसे मना करते थे। मेरी मृत्यु के बाद आप लोग जब बक्सा खोलेंगे तब सोचेंगे कि इसमें ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी। फिर भी तालाबंदी किस लिए? मैंने जब होश संभाला तब आजादी का जोश हर युवा के सिर चढ़कर बोल रहा था। एक छोटा सा गांव पुरुलिया, जहां बंगाल बिहार की मिली जुली संस्कृति देखी जा सकती थी, वहां हमारा परिवार कट्टर सनातनी ब्राह्मण था। हमारे यहां व्रत, पूजा, आडंबर का पालन कड़ाई से होता आया था। लेकिन मैं नए जमाने की नई लीक बनाना चाहता था। उन दिनों विश्व युद्ध के दौरान ही देश में महाअकाल पड़ा। गांव के गांव उजड़ते गए। दाने दाने को मोहताज पशु पक्षी मानव सभी थे। ऐसे आने वाले शोकाकुल परिवारों को ढाढ़स बंधाता
और यहीं कहीं पड़ा रहता। गांव के गांव पहले ही उजड़ चुके थे। महामारी सुरसा के मुख की तरह बढ़ी जा रही थी। वो दिन शायद सबसे मनहूस दिन था। सुबह से ही एकाएक अर्थियों का आना जो आरंभ हुआ तो थमने का नाम नहीं ले रहा था। बड़ी हवेली के पीछे शमशान घाट में चिताओं को जलाने वाले भी कम पड़ गए थे। पिछले 3 दिनों से अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ था। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूख ने जोर मारा था। उस दिन एक संपन्न परिवार के कुछ लोग अर्थी के साथ दिखे और मैं उसी समय अपने अभिजात्य कुल का चोला फेंक अपनी लोक लाज छोड़कर अंतिम संस्कार कराने वाला डोम बन गया था। वहां एक फोटोग्राफर ने अकाल बयां करती फोटो खींची थी। उस दिन मुझे बहुत सारे कपड़े, दाल, चावल और कुछ पैसे भी मिले थे। परिजनों की मृत्यु पर भले ही मेरे आंसू नहीं निकले हों, लेकिन जब दान में मिले दाल चावल से भोजन बनाकर खाने बैठा, आंसुओं की धार बह निकली। पहली बार लोक लाज पर भूख जीत गई थी। पूरे जीवन काल इसी पश्चाताप में जलता रहा कि प्राण बचाने के लिए मैं उस दिन क्या कर बैठा था। ये फोटो उन दिनों हर समाचार की लोकप्रिय फोटो थी और ये मुझे याद दिलाती थी कि जब वक्त बुरा आता है तो औकात को गिरते देर नहीं लगती। ये सबक हमेशा याद रखना। आज वही तस्वीर जब सामने देखी, सहसा नाना जी को याद कर आंखें संयम का बांध तोड़कर बह निकली। दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी जी की लिखी लघु कथा सहमा हुआ इतिहास। मुझे लगता है कि एक बार उस पत्र को सुनने से जी नहीं भरेगा। 2 बार, कई बार उस पत्र को सुनेंगे तो वेदना और शिक्षा शायद दोनों समझ में आएगी। लाइक बटन दबा करके इस कहानी पर हुई मेहनत और आपकी पसंद की जाहिर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक दे सकते हैं। अगले पड़ाव पर एक नई लघु कथा, कहानी, नज्म लेकर मैं आपके बीच में फिर हाजिर होऊंगा। रखिए अपना बेहतर ख्याल। मेरा नाम है अमित। कहानियों और अल्फाजों को आवाज देता हूं। लौकिक फादर ऑफ अ सुपर किड, सन ऑफ 2 fathers. Yes, you heard it right. One is superstar and second is supreme star. नमस्कार। सफर है, ये सफर है कहानियों का, ये सफर है।